नमस्ते। आज हम चलेंगे भारत के अंतिम छोर पर यानी कि धनुषकोडी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं धनुषकोडी के लिए। और धनुषकोडी के लिए हमने स्कूटी रेंट पे ली थी। वैसे तो वहाँ पे और भी व्हीकल वगैरह अवेलेबल थे, लाइक ऑटो से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं या फिर रेंट पे गाड़ी कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्जेबल था, लाइक आपके लिए 2000 तक का वो ले रहे थे। और वो मेरे लिए सही नहीं था कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। अपने रेंट पे स्कूटी लेने के बाद में हम उसमें ये था कि हम कहीं पे भी रुक सकते हैं या वीडियोस शूट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम प्लेस पे विजिट कर सकते हैं। अगर हम कुछ बुक करते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने रामेश्वरम टेम्पल के पास में ही लाइक 600 मीटर की दूरी पे हमें स्कूटी रेंट पे मिल गई थी, जो कि 500 रुपीज़ की पर 1 डे के लिए थी, और जिसमें आप 300 रुपये का पेट्रोल डाल के अपने हिसाब से पूरा दिन घूम सकते हैं। तो हमने स्कूटी रेंट पे ली और हम निकल गए धनुषकोडी के लिए, जो कि रामेश्वरम से है 20 किलोमीटर। यस, तो 20 किलोमीटर के रास्ते में हमें बहुत ही अच्छे व्यू मिले। जब हम सिटी से बाहर निकले तो दोनों तरफ समुद्र और बीच में ये रास्ता, व्हाट द व्यू। तो अब हम खड़े हैं वहां जहां से इंडिया की सड़क खत्म हो जाती है और एक पुरानी दास्तान शुरू होती है। यहाँ पे एक तरफ है मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी, और ये है धनुषकोडी का लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। धनुषकोडी भारत का अंतिम गांव है। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। 1964 के साइक्लोन ने इस जगह को बिल्कुल तबाह कर दिया था और तब से इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं से भगवान राम ने लंका तक सेतु बनाया था। राम सेतु की कहानी इसी भूमि से जुड़ी हुई है। यहाँ का सबसे खास नजारा कि एक तरफ वे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है। बीच में एक पतली सी सड़क है जो इसे अनफॉरगेटेबल बनाती है। चलिए थोड़ा सा नीचे घूम के भी आते हैं। ये ऊपर का था, नीचे जहाँ पे बिल्कुल समुद्र के पास है उससे थोड़ी सी ऊंचाई पर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे लोकल चीजें सेल करते हैं। उन्होंने अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी हैं। इनके रोजमर्रा की जो कमाई है वो इन्हीं चीजों से होती है, यहाँ के टूरिज्म से होती है। एंड यहाँ पे जो सी से मिलने वाली चीजें हैं जैसे कि शंख हो गए या फिर छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनको इकट्ठा करके इन्होंने सेलिंग के लिए बनाया हुआ है। और इनके प्राइस भी अफोर्डेबल ही हैं कि आपको नॉर्मली प्राइस मिल जाते हैं। आप परचेज कर सकते हैं, अपने घर लेके जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेमोरेबल बना सकते हैं यहाँ से परचेज करके। मैं भी चेक कर रही थी, हालांकि परचेज करने के लिए यहाँ से मैंने परचेज नहीं किया, दूसरी जगह से मैंने परचेज किया था। तो पहले अभी समुंदर देखते हैं। यहाँ पे मेरा जो माइक है ना, मैंने यूज़ तो किया था लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद है ना आवाज़ नहीं आ रही थी, और हवा बहुत तेज़ थी वहाँ पे। तो हवा की वजह से वो जो वॉइस थी जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी उसमें प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अभी इसमें वॉइस ओवर करके वापस से इसमें वॉइस दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे जो हवा थी ना वो बहुत तेज़ थी और लोगों को नीचे नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि जो समुद्र की लहरें थी वो भी बहुत ज़्यादा आ रही थी इधर की तरफ। और यहाँ से क्या है, जैसे कि लोकल पर्सन से हमें पता लगा था और कुछ यहाँ पे दिखा भी रहे थे कि यहाँ से जो समुद्र के रास्ते जो राम सेतु बनाया था वो यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन अभी वहाँ जाना पहले अलाउ था लेकिन अब वहाँ पे जाना बंद कर दिया है। वहां तक है ना बोटिंग से लोग जा भी सकते थे, लेकिन अभी वहां पे बिल्कुल ही जाना मना कर दिया है कि आप वहां तक नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, वहां पर वो लोग अपने कैमराज या वेनाकुलर रखे हुए हैं जिनसे वो आपको दिखाते हैं।
एंड वही हम लोग भी देख रहे थे कि कहाँ तक हमें अपने फ़ोन कैमरा से दिख सकता है, लेकिन ऐसा फ़ोन कैमरा से तो नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है और धूप की रोशनी की वजह से आपको एक लिमिटेड एरिया तक ही आप देख पाते हैं, उसके आगे आप नहीं देख पाएंगे। देखिए मेरे पीछे बिल्कुल धूप थी और उसकी साइन की वजह से आप उतना ही देख पाएंगे। और जो ये लोग बता रहे थे कि वहाँ पे सामने एक कोई पॉइंट है श्रीलंका का, जिसको श्रीलंका बॉर्डर बोलते हैं, वो दिखाई देता है, जहाँ पे अपनी इंडियन आर्मीज और श्रीलंकन की आर्मीज जो हैं बॉर्डर पे तैनात है। तो वहाँ तक जो मछुआरे हैं उनको अलाउ होता है। वो लोग तो यहाँ पे बोटिंग्स वगैरह कर रहे थे क्योंकि इस एरिया में अभी भी फिशिंग होती है। हालांकि लोग रहते नहीं हैं, रहने के लायक अभी भी यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन हाँ जो फिशिंग करते हैं उन लोगों को यहाँ पे फुल परमिशन है, वो लोग इधर बोटिंग वगैरह करते हैं। और बाकी का यहाँ पे जो व्यू था वो तो बहुत ही अच्छा था। ये जो सिंगल रास्ता है धनुषकोडी की तरफ आ रहा है, इसके दोनों तरफ देखिए यहाँ पे ये है मन्नार की खाड़ी, जो जिसमें बहुत ज्यादा लहरें आती हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा समुंदर है, ऐसा पानी है जिसमें कोई भी लहर नहीं है, बिल्कुल शांत, और वो है बंगाल की खाड़ी। और इसमें एक भी वाइब नहीं आते, मतलब लहरें नहीं है। ये देखिए बिल्कुल शांत, एकदम क्लीन वाटर, कोई लहर नहीं है, बस शांत, इतना शांत। एक ही जगह पर दो चीजें देखने को मिलती है कि एक तरफ देखिए, एक तरफ लहरें इतनी हैं और एक तरफ इतनी शांति। कुदरत का अनोखा नजारा है इस रोड पर। और ये है इंडिया का आखिरी सड़क, आखिरी रोड जहाँ पे खत्म होती है हमारे इंडिया की सड़क। और ये यहाँ पर थोड़ा सा भूख लग रही थी हमें, और फ्रूट वाली आंटी भी थी, तो हमने सोचा चलो कुछ खा ही लेते हैं। फ्रूट बहुत अच्छे थे, पर नॉन सीजन में आम मिल रहा था। इट्स डिफरेंट, तो ये टेस्ट करना तो बनता है। हालांकि आंटी को थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। इधर जो साउथ इंडिया में है लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, इंग्लिश भी बहुत कम आती है उन लोगों को, तो हमें थोड़ा कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत खट्टा है ये, बट बहुत टेस्टी था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हम स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हैं इधर, तो हम अपनी स्कूटी रोक के थोड़ा सा समुंदर में मस्ती करने चले जाते हैं नीचे उतर के। यहाँ पे आप नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पे पास में लोग समुंदर के आसपास है ना पाठ पूजा भी करते हैं। आई थिंक, हमें नहीं पता, जब हम यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो अलग से स्पिरिचुअल्स वहाँ पे लोकल लोग कर रहे थे, पंडित एंड ऑल। पता नहीं वो किस चीज के थे, लेकिन वो अपने आप में कर रहे थे।
सुबह जल्दी ही मॉर्निंग में निकल गए थे, तो हम लोग 12 बजे तक ऑलमोस्ट यहाँ से फ्री हो गए थे। तो अभी हमें वापस भी जाना था, लेकिन यहाँ पे मैं पत्थर ढूंढने लग गई थी कि चलो गिट्टियाँ खेलते हैं बैठ के, क्योंकि बहुत अच्छे पत्थर थे और यहाँ का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा था कि आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरी जगह भी जाना है, और भी प्लेसेस हमें विजिट करने थे, तो हम वहाँ से बहुत जल्दी निकल जाते हैं और दूसरे प्लेसेस पे पहुँचते हैं। ये आपको धनुषकोडी से थोड़ा सा पहले वो गांव मिलेगा जो 1964 में यहाँ से चले गए थे लोग, जो लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन साइक्लोन आने की वजह से वो लोग इसे खाली करके चले गए थे। और जब वो खाली करके गए थे तो उनके जो मकान हैं या फिर जो लोग यहाँ पे रहते थे, उनके स्ट्रक्चर्स अभी भी यहाँ पे मिलते हैं। इसी वजह से जो रामेश्वरम का ये लास्ट पॉइंट है, जिसे धनुषकोडी कहा जाता है, इसे घोस्ट प्लेस भी कहा जाता है या घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। बस इस तरीके से खाली खंडर मकान है और बस इसी तरीके से यहाँ पे जंगल टाइप बन गया है समुद्र के आसपास, तो इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, पर डे में करते हैं। नाइट में यहाँ से लोगों को रवाना कर दिया जाता है, रास्ते में आपको अंदर यहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है। और अब हम आए हैं कोठाड़ा रामर मंदिर। ये मंदिर रामेश्वरम से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, धनुषकोडी रोड पर ही पड़ता है, यानी कि धनुषकोडी की तरफ जाते हुए उससे 6 किलोमीटर पहले ये मंदिर हमें रास्ते में ही मिलता है। मंदिर के आसपास समुद्र ही है, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है। इस मंदिर का संबंध रामायण से है, क्योंकि जब भगवान राम लंका पर विजय करने की तैयारी कर रहे थे, तब लंका के राजा रावण के भाई विभीषण ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था, और इसी जगह पर भगवान राम के सामने शरण ली थी। इस मंदिर के अंदर भगवान राम, माता सीता है, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्ति है। कहा जाता है कि इसी जगह पर राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था, इसीलिए इस मंदिर को कोठाड़ा रामा मंदिर कहा जाता है। यहाँ राम जी का धनुष के साथ में दर्शाए गए हैं। तो हम आए हैं भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर। इसी छोटे से घर से एक ऐसा सपना शुरू हुआ जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। ये घर हमें सिखाता है कि सपने छोटे घरों में भी बड़े होते हैं। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो आपको सोने का वक्त देते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसके बाद में हम पहुंचे पास में ही मौजूद एक गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद में हमने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद में हमने लंच किया, क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद में आपको थोड़ा भूख लगेगी, तो पास में ही वहाँ पे आप सिटी में आ जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर के पास में ही आपको मार्केट में एंट्री हो जाती है। तो हमने एक राजस्थानी
होटल में खाना खाया था, जहाँ पे ये पूरी एक राजस्थानी थाली थी और इसका प्राइस भी अफोर्डेबल था। उसके बाद में हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था चरण मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम द्वीप पर गंधमादन पर्वत पर स्थित है। यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। मान्यता है कि यहीं से भगवान राम ने लंका की ओर देखने के लिए खड़े होकर समुद्र का निरीक्षण किया था। तो इस मंदिर में भगवान राम के चरण स्थित है। यह स्थान रामायण से जुड़ा है और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर छोटा है, लेकिन इसके चारों तरफ जो व्यू है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आप धनुषकोडी की तरफ जाता हुआ जो रास्ता है वो भी देख सकते हैं। एंड इसके चारों तरफ, रामेश्वरम के चारों तरफ आप देख पाते हैं कि पूरा व्यू आपको इस मंदिर की टॉप से दिखाई देता है। ये 3 फ्लोर का मंदिर है। इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप इसके बाहर जो है घूम सकते हैं। बाद हम पहुंच गए पंचमुखी मंदिर। ये रामेश्वरम से सिर्फ 500 या 600 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा और कुछ मंदिर आसपास में ही है, जैसे कि पंचमुखी मंदिर के जस्ट सामने आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड जो नटराज हैं उनका मंदिर मिल जाएगा। ये जो सामने मंदिर था ये उन्हीं का ही है। पंचमुखी में दर्शन करने के बाद में हमने सीधा इसमें दर्शन किए। उसके बाद में हम नियर बाय टेम्पल्स में भी घूमे थे, जहाँ पे सीताराम मंदिर भी था और आपको दूसरे छोटे छोटे और भी मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब रामायण के समय यहाँ पर राम भगवान आए थे और उन्होंने लंका की तरफ प्रस्थान किया था और जो युद्ध जीता था, उस समय यहाँ पर उन्होंने किस किस समय कहाँ कहाँ क्या क्या किया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के बगल में ही एक दूसरा मंदिर है जिसको राम सीता मंदिर ही कहा जाता है। यहाँ पे भगवान राम और सीता की मूर्ति है और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी है, जिसमें कहा जाता है कि जब भगवान राम जीत कर आए थे तो वो इसी जगह पर विराजमान हुए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना स्नान किया था। और इसके बगल में जो पंच हनुमान मंदिर है उसमें भी आपको फ्लोटिंग स्टोन यानी कि जो
तैरते हुए पत्थर हैं वो दिखाई देंगे। उस मंदिर में वो पत्थर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका की तरफ प्रस्थान किया था तो इसी जगह से किया था। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपको आसपास नजर आ जाएंगी और यहाँ से आपको एक पता लगेगा कि किस तरीके से रामायण के समय यहाँ पे अलग अलग चीजें हुई थी। अलग अलग जगह पे भगवान राम अपने परिवार के साथ रुके थे, उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। एंड जो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो मंदिर हैं उनमें जो मूर्तियां हैं वो आपको उभरी हुई नजर आएंगी। यानी कि मूर्ति स्पिरिचुअल्स मंदिर के अंदर तो रखे ही हुए हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इतनी है कि आपको मंदिर की हर दीवार पे उन्होंने एक पूरा व्यू दिखाया है, हर चीज दिखाई है कि वहां पे क्या हुआ था, किस तरीके से। यानी कि पूरी रामायण को उन्होंने दीवारों पे भी दर्शाया है एक मूर्तियों के तरीके से। ये मंदिर के बीचों बीच पॉइंट्स हैं। यहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है वो भी नहीं पता है। इसके अंदर छोटी छोटी मछलियां भी थी जिनको लोग खाना खिला रहे थे। तो काफी अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लोग अपनी पूजा करते हैं, मान्यता मानते हैं। और बहुत ही अच्छी वाइब है इस पूरी जगह की। जब आप यहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, विजिट करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हर एक कदम पे आपको एक नया मंदिर, एक नई चीज मिलेगी रामायण से जुड़ी हुई, भगवान राम से जुड़ी हुई। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस चीज को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज के प्रति डेडिकेटेड है और उसको लाइक उन्होंने संभाल के रखा हुआ है एक अपनी पुरानी संस्कृति को। तो यहाँ पे ये हमारे डे का लास्ट था। आपको अगर रामेश्वरम में घूमना है तो आई थिंक 2 डेज काफी है। मैं एक और वीडियो इसके बाद में अपलोड करूंगी जिसमें मैं स्टार्टिंग से एंड पूरा बताऊंगी कि आप किस तरीके से जा सकते हैं, कहाँ से जाएंगे, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितना खर्चा होगा। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगी तो मेरा रामेश्वरम का जो पूरा ट्रिप है वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।